बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शादी की पहली रात ही मैं अपनी बीवी को छोड़कर परदेस चला गया, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से नफरत थी। कुछ अरसे बाद अम्मा ने रोते हुए बताया, तेरी बीवी मर गई है, आकर तदफीन ही कर दे। मुझे मजबूरन दिखावे के लिए ही बीवी के जनाजे पर जाना पड़ा। कुछ दिन बाद मैं मगरमच्छ के आंसू बहाने बीवी की कब्र पर गया तो अंदर से मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। कब्र खोदी तो जान निकल गई, क्योंकि अंदर तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी फेलो से मोहब्बत करता था, जिसका नाम फरखंदा था। मैं और फरखंदा यूनिवर्सिटी में एक ही डिपार्टमेंट के स्टूडेंट थे, इसलिए अक्सर ही आते जाते हुए आमना सामना हो जाता और मैं काबिल स्टूडेंट भी था। मेरा नाम यूनिवर्सिटी के टॉपर्स में शामिल था, जबकि फरखंदा कदरे औसतन दर्जे की स्टूडेंट मगर अमीर घराने की इकलौती बेटी थी। उसने एक दो मरतबा मुझसे पढ़ाई में मदद लेने के लिए बातचीत का आगाज किया और यूं हमारे दरमियान दोस्ती हो गई। जब फरखंदा ने मुझे अपने शहाना लाइफस्टाइल के बारे में बताया तो मैं उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सका। उसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और फरखंदा इकलौती औलाद थी। जल्द ही हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत में बदल गया और हम एक दूसरे के लिए अहम हो गए। यूनिवर्सिटी के 4 सालों में हमेशा हमें साथ ही देखा जाता और हमारी मोहब्बत की दास्तान सारी यूनिवर्सिटी जानती, सवाए हमारे घर वालों के। मैं तो मिडिल क्लास घराने का लड़का था, जिसके कंधों पर 3 बहनों की शादी के साथ साथ कई मजीद जिम्मेदारियों का भी भारी बोझ था। ऐसे हालात में मुझे घर में अपनी मोहब्बत का नाम लेते हुए भी शर्म आती, इसलिए मैंने सोच लिया था कि यूनिवर्सिटी से फारिग होकर अच्छी डिग्री के साथ जब बेहतरीन जॉब हासिल कर लूंगा तो फिर अम्मा को फरखंदा के घर रिश्ते के लिए भेजूंगा। और मुझे यकीन था कि वो इकलौते बेटे की ख्वाहिश को कभी रद्द नहीं कर सकती। लेकिन फिलहाल मैं मुकम्मल तौर पर अम्मा और बहनों पर इन्हिसार किया हुआ था। सारा दिन अम्मा और बहनें सिलाई करती और मेरी पढ़ाई के खर्च के साथ साथ घर का खर्च भी चलाती। मगर जब मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ और फरखंदा ने मुझे कहा कि उसे बस अब मुझसे शादी करनी है, दौलत बहुत है उसके पास, तो मैं घर दामाद बनकर रहूंगा, बदले में वो मेरी बहनों की शादी भी अमीर घरानों में करवा देगी और अम्मा को भी हम अपने साथ ही रख लेंगे। तो यूं माने गोया मेरे सर से एक बड़ा पहाड़ उतर गया। मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। मैंने घर जाते ही जब अम्मा के सामने ये सारी बात रखी तो खुददार अम्मा की तो जैसे खुददारी पर ही बार हो गया। अम्मा मुझसे बहुत नाराज हुई कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से नजरें चुराकर एक औरत के सर पर डाल रहा हूँ, बल्कि शादी के बाद मैं उसके पास चला जाऊँ और हम माँ बेटियां हाथ मलती रह जाएं। मैंने बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर अम्मा अपनी बात से 1% भी पीछे न हटी। अम्मा ने मेरे लिए खुद ही वीजे का बंदोबस्त कर दिया और मुझे कहा कि मुल्क से बाहर जाकर नौकरी करो तो ही वो मुझे माफ करेंगी। मैं अम्मा की खुशी के लिए दुबई चला गया। यहाँ मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी की, कई घंटे काम करके खूब पैसा कमाया ताकि मेरी बहनों की शादियाँ जल्दी से अच्छे घरानों में हो जाएं। इसी सारे अरसे में फरखंदा मुझसे राब्ते में रही और तो और मेरी जुदाई में रोती रही। उसने मेरा बहुत इंतजार किया। मैंने भी उससे खूब वादे किए कि वापस आकर उससे शादी कर लूंगा। जब मैं 5 साल बाद वापस गया तो बहनें सब अपने घरों की हो चुकी थी और अब अम्मा को इकलौते बेटे की सर पर ही सेहरा सजाने की फिक्र होने लगी। मैंने एक मरतबा फिर अम्मा को कहा कि मैं फरखंदा से ही शादी करूंगा, उसी की खातिर मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। यहाँ एक मरतबा फिर मेरी अम्मा ने अपनी ही चलाई और मुझे कहा कि मैं इस लड़की के इश्क में इतना डूब चुका हूँ कि जहाँ इतने साल कुर्बानी दी वहाँ से हासिल करते ही हम में भूल गया। वो मेरी शादी फरखंदा से नहीं करवाएंगी। अगर मैंने अपनी मर्जी की तो सारी जिंदगी के लिए वो मुझसे ताल्लुक तोड़ देंगे। मैं एक मरतबा फिर अम्मा के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैं अपनी माँ से हकीकतन बहुत मोहब्बत करता। दरअसल मेरी फरखंदा से शादी ना होने में सबसे बड़ी रुकावट अम्मा की वो जुबान थी जो उन्होंने खाला को दी कि वो इन्हीं की बेटी को मेरे लिए ब्याह कर लाएंगी, क्योंकि खाला के भी हम पर अनगिनत एहसानात थे। बचपन में बाप के इंतकाल के बाद हमारे सगे ताया चचा ने तो हमें घर से निकाल दिया था और हर चीज में से हिस्सा छीन लिया, जबकि इस मुश्किल वक्त में एक खाला ही थी जिसने हमें सहारा दिया। और आज अम्मा उस एहसान का बदला उनकी बेटी ब्याह कर चुकाना चाहती थी, जबकि उसके मुतबादिल बहुत से तरीके थे, मगर अम्मा को इकलौते बेटे की खुशियां कुर्बान करके ही सुकून मिलना था और बहन का एहसान तो उतारना था। एक दिन मेरे और अम्मा के दरमियान इस बात को लेकर खूब बहस हुई और मैं गुस्से में कभी न वापस आने की धमकी देकर घर से निकल गया। कि थोड़ी देर बाद घर से कॉल आई हुई थी कि अम्मा को दिल का दौरा पड़ा है और अब वो अस्पताल में है। मैं
भागम भाग अस्पताल पहुंचा और माँ की हालत देखकर तड़प उठा। मैंने अम्मा के होश में आने के बाद उनसे माफी मांगी और उनसे वादा किया कि जहाँ वो कहेंगी वहीं ही शादी करूंगा। यूँ अम्मा ने घर आने के बाद सबसे पहला काम मेरी शादी का ही निपटाया और खाला की बेटी को ब्याह कर मेरे लिए ले आई। मैंने अम्मा की खुशी के लिए शादी तो कर ली थी, लेकिन दिल से उसे अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया और अंदर से फरखंदा की जुदाई में रोता रहा। मैंने पाकिस्तान में शादी की और कम ही वक्त गुजरने के बाद दोबारा से दुबई वापस आ गया। मेरी बीवी भी बहुत समझदार औरत थी। वो जान चुकी थी कि मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं, इसलिए खामोशी का बुत बनी रही। लेकिन मुझे अपना बदला लेने के लिए इससे ज्यादा मुनासिब शख्स कोई नहीं मिला, क्योंकि अगर वो चाहती तो ये शादी रोक भी सकती थी। वो जानती थी कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मगर उसने भी यकीनन मेरे पैसों की खातिर ऐसा नहीं। इसलिए मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत ना थी। जब भी घर कॉल करता तो अम्मा से ही घंटों बातें करता, लेकिन अम्मा उसे भी फोन पकड़ा देती और वो भी ऐसी चालाक थी कि सद मोहरी से 2-4 बातें करती, फिर फौरन अम्मा को फोन थमा देती। शादी के बाद मैं एक मरतबा पाकिस्तान गया और वो भी खास फरखंदा से मिलने, क्योंकि इसकी सालगिरह आ रही थी और मैं इस मौके पर मौजूद होकर इसे सरप्राइज देना चाहता था। मैंने होटल में अपने रहने का बंदोबस्त किया और अपने आने की खबर माँ या बीवी में से किसी को न दी। मैं कुछ दिन फरखंदा के साथ सुकून से गुजारना चाहता था। जिस दिन फरखंदा की सालगिरह थी, मैं कीमती तहाइफ लेकर उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। अभी केक कटने में कुछ देर बाकी थी कि अचानक मेरी नजर होटल के कोने में रखी हुई टेबल पर पड़ी, जिसके पीछे मेरी बीवी बैठी हुई मुझे बहुत गौर से देख रही। एक लम्हे के लिए मैं भी चकरा कर रह गया और अंदर ही अंदर से शर्मिंदा हो गया कि इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं पाकिस्तान आया। कुछ देर बाद फरखंदा भी आ गया। मैंने चाहा कि यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन फरखंदा की मोहब्बत और मौके को देखते हुए मुझे ऐसा करना मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए मैं वहीं रहा। बल्कि पार्टी शुरू होने के बाद मैंने फरखंदा का हाथ पकड़कर मजीद उसे अपने करीब कर लिया ताकि अपनी बीवी को जला सकूं, और इस तरह मैंने सारी पार्टी अटेंड की, जबकि मेरी बीवी सामने बैठी कुन अखियों से मुझे देखती रही। घंटों बाद जब तकरीब खत्म हुई और सब मेहमान रुखसत हो गए, मैं भी अपने होटल के लिए निकलने लगा तो मेरी नजर गैर अरादी तौर पर उसी मेज की जानिब चली जहां कुछ देर पहले मेरी बीवी बुर्जुमान, मगर अब वहां कोई नहीं था। मुझे दिल में डर था कि वो घर पहुंचकर अब तक अम्मा को सब कुछ बता चुकी हो और एक नया तूफान खड़ा होने वाला था। मैंने होटल पहुंचकर ही अपना सामान जल्दी जल्दी समेटा और इमरजेंसी फ्लाइट की टिकट करवा कर दुबई रवाना हो गया, ताकि अम्मा सच पता चलने पर मुझे कॉल करे तो मैं उन्हें झूठ बोलकर इस मर्तबा अपनी बीवी को फंसाने में कामयाब हो जाऊं। इस तरह एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। मैंने दुबई पहुंचकर सिर्फ फरखंदा को फोन पर बताया कि दफ्तर में इमरजेंसी की वजह से मुझे वापस आना पड़ा और खुद अपने घर से कॉल आने का इंतजार करने लगा। लेकिन मेरी सोच के बरक्स 2-3 दिन तक कोई फोन ही ना आया। ये मेरे लिए शदीद हैरानी की बात। 2 दिन बाद आखिरकार अम्मा का फोन आ ही गया, लेकिन जैसे मैंने फोन कान से लगाया तो रोती चंगारती औरतों की आवाजों के दरमियान अम्मा की आवाज भी सुनाई कि मेरी बीवी मर गई है। ये सुनते ही मैं हैरान रह गया और कुछ कह ही न सका। 2 दिन पहले तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, तो इसका मतलब उसने अम्मा को कुछ बताया ही नहीं और पहले ही मर गई। ये सोचते ही मेरे सुकून की लहर मेरी रगो पा में सरियत कर गई। मैं अब जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन दिखावे के लिए मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो जनाजा उठाया जा चुका था और मेरी बीवी को दफन कर दिया गया था। अब मुझे मजीद दुनिया वालों को और माँ को दिखाने के लिए कब्र पे जाना पड़ा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो कब्र के गिर्द कुछ लोग जमा थे और अभी ताज़ा मट्टी कब्र पर डाली गई, इसलिए मैं भी कब्र के दूसरे सिरे पर खड़ा हुआ झूठ से रोने का नाटक करने लगा। जब लोगों ने देखा कि मैं अपनी बीवी की जुदाई में ज़ारों की तार रो रहा हूँ तो मुझे तन्हाई का एहसास दिलाने के लिए सब वहाँ से चले। मैं भी कुछ देर तक सबके जाने का इंतजार करता रहा और फिर एक नजर कब्र पे डालकर वहाँ से उठने लगा तो अचानक मेरे कानों से एक आवाज टकराई, तेरे लिए शादी के जोड़े में एक चीज छुपा कर रखी है। मैं आवाज सुनते ही खौफ ज़दा हो गया। मैंने जिंदगी में कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया था। मैं आवाज सुनते ही वहाँ से फौरन भागा और घर पहुँचकर ही सांस लिया। डर और खौफ से पसीना मेरे जिस्म के अंग अंग से बह रहा था। मैं सीधा अपने कमरे में दौड़ कर गया और अपनी अलमारी की जानिब लपका, जिसमें वाकई मेरी बीवी का शादी का जोड़ा रखा हुआ था। और उसे जब मैंने खोल कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि
क्योंकि इसमें वही ज्वेलरी सेट रखा हुआ था जो मैंने कुछ दिन पहले फरखंदा को उसकी सालगिरह के मौके पर पहनाया था। मुझे याद है इस लम्हे जब मैंने फरखंदा को ये जेवरात पहना रहा था, मेरी बीवी की आंखें गम और गुस्से से सुर्ख पड़ चुकी और मैं उन्हें देखकर लुत्फानंदोज होता रहा। लेकिन ये सेट यहाँ कैसे पहुँचा और क्या मेरी बीवी मेरी बेवफाई के सदमे से मरी है? फिलहाल मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था और मेरा जहन बिल्कुल माफ होकर रह गया। मैंने अपनी हालत के बारे में घर पर किसी से जिक्र ना किया और रात तक कमरे में ही बंद रहा। रात जब मैं अपने बिस्तर पर सोया तो आधी रात के बाद मेरी अजीब सी कैफियत होगी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद है और मेरे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुका था। शायद मुझे अंदर ही अंदर अपनी बीवी की मौत का अफसोस भी था। कहीं न कहीं मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा था कि मैंने इसके साथ गलत किया। लेकिन इस सोच के साथ ही शैतान मेरे दिलो दिमाग पर काबिज हो जाता और फौरन एहसास दिलाता कि पहले दिन से ही तो मैंने उसके साथ कभी प्यार किया ही नहीं, बल्कि वो तो शादी से पहले ही मेरे दिल की हालत जान चुकी। तो फिर इससे कैसी ज्यादती? कुछ दिन तक मेरा डर और खौफ कायम रहा। इसके बाद हालात नॉर्मल हो गए। लेकिन ये बात अब मेरे लिए परेशानी का बाइस बन चुकी थी कि ज्वेलरी का ये सेट यहाँ कैसे आया, जबकि इसे तो फरखंदा के पास महफूज होना चाहिए था। अपनी बीवी की आखिरी चंद रसूमात की अदायगी के बाद एक दिन मैंने फरखंदा से मिलने का प्लान बनाया और उसे मिलने के लिए उसके घर का इंतखाब किया। मैंने इधर उधर की बातों के बाद उससे पूछा कि वो जेवरात कहाँ हैं जो मैंने उसे सालगिरह पर दिए थे। वो कहने लगी मेरे पास महफूज हैं। मैंने वो सेट देखने पर इसरार किया तो फरखंदा उसे अपने कमरे में लेने चली। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा कि सेट सही सलामत फरखंदा के पास ही था। लेकिन मुझे समझ आ गई कि जाते जाते मेरी बीवी ने मुझसे बदला लेने की कोशिश की है। खुदा न खास्ता अगर उस दिन डर से मेरा दिल भी बंद हो जाता तो उस वक्त मेरी कब्र भी उसके पहलू में बन गई होती। मैं फरखंदा से मिलकर पुरसकून दिल के साथ घर लौटा और अम्मा के पास बैठ गया। अम्मा मुझसे मेरी बीवी के मुतालिक बातें करने लगी कि वो एक ज़हीन लड़की थी। मैंने दिल में सोचा कि उसकी जहानत का तो मैं कायल हो चुका हूँ। उसने मेरे खरीदे गए ज्वेलरी सेट से मिलता जुलता सेट न जाने कहाँ से ढूंढ निकाला था। अब एक जरूरी काम जो मुझे करना था मैंने उस रोज कर दिया। उस रात जब सब सो गए तो मैं चुपके से कब्रिस्तान चला आया। मैंने कच्ची कब्र को सिर्फ एक सिरे से खोलकर अंदर झांका। अंदर कफन में लिपटा हुआ मुर्दा मौजूद था। तसल्ली कर लेने के बाद मैंने कब्र को बंद कर दिया और अगले दिन मजदूर को बुलवा कर कब्र को पक्का करवाया और फिर लोहे की ग्रिल में बंद कर दिया। इस तरह मेरा मजीद खौफ भी जाता रहा। कुछ दिन बाद अम्मा मेरे पास चली आई और मुझसे दूसरी शादी का कहने लगी। मेरी तो दिल की मुराद भर आई। मैं कब से इस मौके के इंतजार में था और मैंने झट से कह दिया कि अब तो वो मेरी शादी फरखंदा से कर, क्योंकि वो आज तक मेरे इंतजार में बैठी हुई है। इस बार हैरत अंगेज तौर पर बगैर किसी तकरार किए अम्मा ने हामी भर ली और मैं भी खुश हो गया। मैंने फरखंदा को उसी वक्त फोन करके कहा कि मेरे पास इसके लिए एक अच्छी खबर है और मैं ये सब उसे अपने सामने बैठा कर बताना चाहता हूँ। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर गया और पुरसकून नींद सो गया तो एक दिन खौफनाक चिंगारी आती हुई आवाज में उठ बैठा। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ मेरी बीवी की आवाज आ रही कि मैं कब्र में बंद करवा कर भी उसके सजा से कभी छुटकारा हासिल ना कर सकूंगा। मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए। कोई मुर्दा ऐसे कैसे कर सकता है? एक ही आवाज मुसलसल आ रही थी और मैं थर थर कांप रहा था। आखिरकार मैंने हिम्मत करके जल्दी से बत्ती जलाई तो देखा मेरे बेड के करीब एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ है और ये आवाज उसके अंदर मौजूद कैसेट में रिकॉर्ड थी। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन था? मेरे जहन में एक ख्याल आया कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा होगा, मगर कोई ऐसा क्यों करे? ये मेरी बीवी की रूह ही थी, उसके अलावा कोई मेरा दुश्मन कभी कहीं नहीं हो सकता था। मैंने हाथ मारकर टेप रिकॉर्डर को जमीन पर फेंक दिया जिससे वो बंद हो गया। अब तो मुझे 100% यकीन हो गया कि बचपन में पड़ी हुई वो सभी कहानियां सच्ची थी, जिनमें यह बताया जाता था कि कोई रूह मरने के बाद अपने दुश्मन से इंतकाम लेती है। मेरी बीवी भी अब यही कर रही थी और मुझे जहनी तौर पर कमजोर करके मारना चाहती। इस पर भी मजीद हैरानगी की बात यह थी कि टेप रिकॉर्डर की आवाज घर में किसी और को सुनाई न दी, और सुनता भी कोई कैसे? एक माँ ही तो थी जो रात नींद की दवा लेकर सोती, और मैंने एक नजर कमरे पर दौड़ाई तो उसका फर्नीचर और सब कुछ मेरी बीवी की जहेज का था। उस रात मैं सो न सका और मुसलसल सारी रात जागता और सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं अब अपना राज घर में सबको बता दूं? लेकिन ऐसा तो अम्मा को मेरे तमाम झूठों का पता चल जाएगा। मैंने उनसे बोल रखा था और वो मेरी फरखंदा से शादी नहीं करवाएंगे। मुझे एक आखिरी हल जो बेहतर लगा मैंने वही किया और सुबह सवेरे ये सब कुछ कमरे से निकालने लगा। लेकिन अम्मा आड़े आ गई और कहने लगी कि ये सब उसकी बहू की निशानी है, इसलिए वो घर से ना निकालने दे, अलबत्ता दूसरे कमरे में डालने की इजाजत दी। मैं करता तो क्या करता।
सब कुछ निकाल कर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। उस दिन मैंने सोचा कि क्यों ना फरखंदा से मुलाकात की जाए और उसे बताया जाए कि अम्मा हमारी शादी के लिए मान। मैंने उसे कॉल की और मिलने के लिए बुलाया। उसने होटल पहुंचने में देर कर दी। इस दौरान मैंने बैरे को चाय लाने का हुक्म दिया और खुद फरखंदा का इंतजार करने लगा। अपनी सोचों में गुमसुम मेरी नजर सामने उठी तो मुझे लगा होटल के बाहर शीशे की दीवार के आर पार मेरी बीवी खड़ी मुझे घूर रही है। उसकी आंखों में अजीब मुस्कुराहट थी। मैं फौरन घबरा कर उठा और उसी तरफ लपका, लेकिन चंद सेकंड से भी कम वक्त में वो गायब हो गई। मेरी दिमागी हालत शदीद खराब हो और मैं मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार हो चुका था। लेकिन मेरी बिगड़ती हालत मुझे घर जाने पर उकसा रही। मैं फरखंदा से मिले बगैर घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी बिगड़ती हालत मुझे घर जाने पर उकसा रही और मैं फरखंदा को अच्छी खबर बुरे माहौल में नहीं सुनाना चाहता था। इसलिए उसे बगैर मिले ही घर वापस चला आया। जब मैं घर आया तो अम्मा ने मुझसे पूछा कि रिश्ता मांगने कब जाना है। मैंने उन्हें कुछ दिन इंतजार करने का कहा और खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा और रात में भी कोई पुरइसरार वाकया ना पेश आया। शायद मेरी बीवी की रूह मुझे फरखंदा से ही रिश्ता बनाने से रोक। मैंने इस सोच के आते ही खुद को मलामत किया कि दुनिया में रूह नामी की कोई शय नहीं होती और ना ही इंतकाम लेती है। ये सब मेरे जहन का फतूर है। मुझे किसी नफ्सियाती डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस सिलसिले में मुझे अपने एक दोस्त का नंबर मिल गया जो नफ्सियात का बेहतरीन मुआलिज था। मैं अगली शाम उसके पास पहुंच गया और उसे अपनी जहनी कैफियत बयान की, जिस पर उसने मुझे लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, जिसका मुख्तसर खुलासा यही था कि ये सब डर खौफ का ताल्लुक मेरे अपने जहन से। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से निकलकर किसी कैफे का रुख किया जहाँ बैठकर मैं कुछ देर कॉफी पी सकूं। जब मैं कैफे में दाखिल हुआ तो मेरी निगाहों के चारों अतराफ का जायजा लिया और एक मेज पर एक मंजर देखकर मैं वहीं ठटक कर रह गया। उस मेज पर मुझे फरखंदा किसी नौजवान के साथ खुशगपियों में मसरूफ नजर आई। मैं तेजी से उस तरफ बढ़ा। मुझे करीब आता देखकर भी फरखंदा का चेहरा पुरसुकून रहा और उसने एक दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ मुझे सलाम किया और जब उसने अपना साथ बैठे नौजवान से ये कहकर तारुफ करवाया कि वो उसका मंगेतर है और बहुत जल्द वो दोनों शादी करने वाले हैं, मेरे तो सर पर बम फट गया। मैंने वहाँ से उठना ही मुनासिब समझा और बाहर निकल आया। मेरा जहन अब तक फरखंदा के लफ्जों में अटका हुआ था। मैंने उसके निकलने का इंतजार किया और जब वो अपने घर के करीब पहुंची तो मैंने उसका रास्ता रोक लिया। उसने मुझे यूं देखा जैसे जानती ही ना हो। मैंने फरखंदा से पूछा कि उसने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला, तो वो बहुत सुकून से जवाब दे कि उसे अब मुझ में मजीद कोई दिलचस्पी नहीं रही। वैसे भी अगर मुझे उससे सच्ची मोहब्बत होती तो मैं पहले ही शादी उससे करता और सब कुछ छोड़कर उसके पास चला आता। मैंने उसे बताया कि मैं अपनी माँ को मना चुका हूँ, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और वहाँ से चली गई। इससे ज्यादा तजलील मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। अब तो मुझे ये एहसास बिच्छू बनकर डसने लगा कि जिसकी खातर बीवी से बेवफाई की उसने भी आज मुझसे बेवफाई और झूठ की सजा दे डाली। मैं हारे हुए शख्स की तरह घर लौट आया। मैंने इस सारे हालात से निकलने के लिए अपने एक दोस्त की मदद ली, क्योंकि मेरी जहनी हालत अकेले रहने वाली नहीं थी। उसके पास चला आया और वहीं मैंने अम्मा को फोन पर बता दिया कि आज रात मैं यहीं रहूंगा। मगर न जाने मुझे क्यों चैन न आया। फरखंदा की बेवफाई और जुदाई का जख्म गहरा था। मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा था। रात देर से मैंने फैसला किया कि अपने घर जाकर ही आराम करूं। मैं रात देर से घर वापस आया। घर की एक चाबी मेरे पास मौजूद होती। मैंने घर जाकर दरवाजा खोलकर अपने कमरे में चला आया और जब बत्ती जलाई तो ये देखकर मेरी सांस बंद होने के करीब कि बेड पर मेरी बीवी सोई हुई। ये मेरी आंखों का धोखा हरगिज नहीं हो सकता और उसके चेहरे पर सुकून देखकर न लगता था कि वो कोई बदला लेने वाली रूह है। मगर मुझे न जाने क्या हुआ, मैं एक जोरदार चीख के साथ बाहर की तरफ दौड़ा और सामने से आती अम्मा भी मेरी हालत देखकर डर गई। कुछ ही देर बाद मेरी बीवी भी घबराई हुई बाहर से निकल आई। मैंने उसकी तरफ इशारा करके अम्मा से पूछा कि ये सब क्या है, तो मेरी माँ और बीवी के चेहरे ऐसे हो गए जैसे उसकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। मैं भी कुछ मामला समझ चुका था, मगर अब अम्मा पुरसुकून खड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता उसने सारे हालात बयान करना शुरू कर दी। बकौल अम्मा के उन्होंने मेरी शादी कर दी। उसके बाद भी जब मैं फरखंदा की मोहब्बत छोड़ने को तैयार ना हुआ तो उन्हें संजीदगी से इस बारे में सोचना पड़ा और मुझे सुधारने के लिए उन्हें एक मंसूबा बनाना पड़ा। उसके लिए मेरी बीवी ने सबसे पहले फरखंदा से दोस्ती की, जिससे उसे मेरे बारे में हर इत्तला मिलती। उसने फरखंदा को कुछ इस तरह शीशे में उतारा कि वो कभी जान ही न सकी कि उसकी दोस्त की हकीकत क्या है। ऐसे में जब मैं पाकिस्तान घर वालों को बताए बगैर फरखंदा की सालगिरह पर आया तो मेरी बीवी पहले से ही जानती थी। उसने मुझे एयरपोर्ट पर देख लिया और मेरा पीछा किया। उस दिन घर आकर माँ जी को सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसके बाद अम्मा ने मेरी बीवी के साथ मिलकर एक
प्लान तरतीब दिया। इस प्लान की मास्टरमाइंड मेरी समझदार बीवी थी और उसने ही ये सब नाटक किया। इसके बाद वो फरखंदा की सालगिरह की तकरीब में शामिल हुई और बाद में जब उसने फरखंदा से कहा कि उसे वो सेट पसंद है और तोहफे में चाहिए तो फरखंदा ने दे दिया। इसके बाद मेरी बीवी ने प्लान बी पर अमल किया और अपनी झूठी मूठी मौत का ड्रामा किया, जिससे मैं पाकिस्तान आया ताकि आगे के प्लान पर अमल किया जाए। उस दिन उसने दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन काम किया और कई घंटों कफन में लिपटी कब्र में पड़ी रही। कब्रिस्तान में गूंजने वाली आवाज भी उसी की थी, लेकिन शायद आज किस्मत ने उसका साथ ना दिया, क्योंकि आज सच्चाइयां सामने आने का दिन था और सबके चेहरे बेनकाब होने वाले थे। इन सब में मेरी माँ भी उसका सहारा बनी हुई, लेकिन उनकी ये सारी मेहनत बेकार ना गई और फरखंदा ने ही किसी और से शादी करके मुझे हमेशा के लिए निकाल दिया। मुझे जब ये सब पता चला तो मैं अपनी बीवी और माँ से कई दिन नाराज रहा। मैं मुसलसल ज़हनी तौर पर बीमार रहा, लेकिन इसके बाद मेरी बीवी ने मुझे खुश रखने और जिंदगी में खूबसूरत रंग बिखेरने के लिए कोई कसर न छोड़ी और मैंने भी उसकी मोहब्बत के बदले उसे दिल से कबूल कर लिया। जिसके बाद आज मुझे एक वफादार और वफादार औरत का साथ मुयस्सर है। जिंदगी बेहतरीन गुजर रही है, मगर कभी कभी फरखंदा की बेवफाई दिल में उदासी के डेरे डालने आ जाती है।